तो हमने सोर्सेज ऑफ एरर देखे और कुछ सिचुएशंस में छोटी छोटी हमने गाइडलाइंस समझने की कोशिश की कि किस तरह प्रिडिक्ट किया जाएगा मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स को। अब हम उसके कुछ और डिटेल्ड सिचुएशंस देखते हैं। पहली है सिंप्लीफाई बाय प्रिडिक्टिंग इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट्स रिलेटिव टू द स्टेटस को। ये बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि स्टेटस को भी अ, एक एक ऐसी अरेंजमेंट है विच इज़ वर्किंग राइट नाउ। तो आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग व्हाट यू आर डूइंग विद स्टेटस को और इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट्स को देखें। यानी अगर मैं ये चेंज करूंगा तो स्टेटस को से कितना चेंज हो जाएगा। अभी मेरे पास लाहौर से इस्लामाबाद तक मोटरवे है जो इतने लेन की है, इसमें इतने लोग ट्रैवल करते हैं। मैं 2 लेन्स ऐड कर दूंगा तो कितने ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकेंगे। अब ये स्टेटस को से आप कंपेयर कर रहे हैं और आपका काम बाय नेचर आसान हो जाएगा क्योंकि स्टेटस को का आपके पास डेटा मौजूद है। तो जो अच्छे पॉलिसी एनालिस्ट होते हैं दे ऑलवेज कीप द स्टेटस को एज अ पोटेंशियल ऑप्शन इन केस नन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स आर सुपीरियर टू इट। यानी स्टेटस हमने शुरू में चैप्टर 1 में भी बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि स्टेटस को इन इटसेल्फ भी सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपका नेट सोशल बेनिफिट जो आप मुख्तलिफ ऑल्टरनेट्स का कैलकुलेट करते हैं वो अगर नेगेटिव हो जाए। तो आप ये करते कैसे हैं? बाय प्रिडिक्टिंग द इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स रिलेटिव टू दोज दैट वुड अकर अंडर द स्टेटस को पॉलिसी। या जैसे मैंने आपको मोटरवे की एग्जांपल बताई तो एक इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है। यानी एक और लेन बनाई तो आपने 3 को 4 किया। इट इज़ एन इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट। तो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट्स मेजर करके रिलेटिव टू स्टेटस को आप एनालाइज कर सकते हैं किसी भी पॉलिसी को। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, an alternative criminal justice policy would use the same real resources as the status quo policy। यानी आप एक नई क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी लाना चाहते हैं लेकिन उसमें ना नई अदालतों की ज़रूरत होगी, ना नए स्टेट प्रोसिक्यूटर्स की ज़रूरत होगी और ना ही एवरेज टाइम बढ़ेगा जो एक केस को प्रोसिक्यूट करने में लगता है। तो इसका मतलब है कि आपको कोई एडिशनल फिजिकल रिसोर्सेज या रियल रिसोर्सेज नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि इंक्रीमेंटल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड वुड बी ज़ीरो। यानी आपको इवन प्रिडिक्शन भी नहीं करनी। तो यहाँ पे आप अगर स्टेटस को अच्छी तरह समझते हैं, यानी अभी जो पॉलिसी इन प्लेस है उसको अच्छी तरह समझ रहे हैं उसके इम्पैक्ट्स को, तो नई पॉलिसी जो है उसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाउएवर इफ़ द ऑल्टरनेटिव वुड रिड्यूस क्राइम रिलेटिव टू स्टेटस को, यानी ऑल्टरनेट आप ला रहे हैं उससे क्राइम कम हो रहा है, फिर आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा इस चेंज को। जो चेंज इन क्राइम रेट है इसको क्वांटिटेटिवली आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो आपने देखना है कि आप अपना जो सीबीए कर रहे हैं उसमें स्टेटस को क्या है और जो आप काम कर रहे हैं वो स्टेटस को से कितना डिफरेंट है। अब ये इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट जो है वो ज़ाहिर है आप सिर्फ उसी वक्त कर सकेंगे जब आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी को या इन्हांस कर रहे हैं या रेप्लिकेट कर रहे हैं या उसमें कोई चेंज लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी बिल्कुल एक री इंजीनियरिंग की तरह की है, आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं, फिर ज़ाहिर है स्टेटस को मे नॉट बी अ वेरी गुड मेजर और इंक्रीमेंटल मेजरमेंट्स आप वहाँ पे नहीं कर सकेंगे। दूसरा है जी प्रिडिक्शंस यूजिंग डेटा फ्रॉम एन ऑन गोइंग पॉलिसी। यानी अ, आपने किसी फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की किसी एक स्लम में किसी कच्ची आबादी में कोई स्टडी की हेल्थ से रिलेटेड और उसमें कुछ लोगों का आपने डेटा लिया। 6 महीने बाद फिर वहाँ पे किसी और पर्सपेक्टिव से, यानी पहले आप कोविड से रिलेटेड कर रहे थे अब आप डेंगू से रिलेटेड कर रहे हैं, वहीं से डेटा ले रहे हैं। तो फिर एक जो जो पहले कोविड वाली पॉलिसी थी उसका बहुत सारा डेटा आपके काम आ जाएगा। और होता क्या है कि नॉर्मली जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी आप पॉलिसी लेवल पे चेंजेस कर रहे होते हैं, इन अदर वर्ड्स जो आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं हमारे कोर्स के हिसाब से देखें तो वो किसी ना किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनता है। तो अगर उसी पॉपुलेशन के लिए अगली कोई पॉलिसी आ रही है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप पुराने बहुत सारा पुराना डेटा आपके
काम आ सकता है। अ, यहाँ पे ये जो सेकंड बुलेट की पहली सब बुलेट है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। ट्रू एक्सपेरिमेंट्स विद रैंडम असाइनमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप्स। यानी कि ट्रू या साइड पे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें ट्रू एक्सपेरिमेंट और क्वाजी एक्सपेरिमेंट का फ़र्क लिखा हुआ है। ट्रू एक्सपेरिमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप दोनों रैंडमली असाइन होते हैं, और जहाँ पे नहीं होते दोनों या कोई एक, उसको हम क्वाजी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इस तरह के केसेस नॉर्मली हेल्थ की स्टडीज़ में ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। तो ये कह रहा है कि ट्रू एक्सपेरिमेंट्स रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप्स। ट्रीटमेंट ग्रुप वो होता है जिसको जिसमें आप चेंज लेके आ रहे होते हैं। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको आप कांस्टेंट रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 खवातीन ले लें ऐसी जिनको आप कोई ट्रीट नहीं करेंगे, और 10 खवातीन आप ऐसी ले लें जिनको आप एक पर्टिकुलर दवाई देंगे, और फिर 1 महीने बाद देखेंगे कि इन दोनों की हेल्थ में कितना फ़र्क आया। तो जिनको आप ट्रीट किया आपने उसको ट्रीटमेंट ग्रुप कहते हैं, जिनको आपने चेंज नहीं होने दिया उनको आप कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप जो कंट्रोल ग्रुप है वो वही रखेंगे जो पिछली पॉलिसी में था, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा आ गया, और ये आपको बहुत अच्छा इन्फ्रेंस ऑफ द इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा। यानी वही खवातीन जिनको आपने पहले कंट्रोल में रखा था, अगले में भी उन्हीं को कंट्रोल में रख लें, तो आप बिल्कुल सही दो चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे होंगे। और जो कंट्रोल ग्रुप था उसके बारे में यूल बी वेरी श्योर। To make use of these measures, the analysts must find relevant comparison group to answer the question compare to what। तो अगर आप क्वाजी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी आप आपने रैंडमली असाइन नहीं किया था, तो फिर उस केस में ये हो सकता है कि फिर आप जब भी कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन टू व्हाट का बड़ा क्लियर आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि अब आप किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पे उसके पास आपका डेटा बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉट अब आप ऑब्वियसली एग्जाम में सवाल आता है कि कॉजी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत क्या है, हमेशा रैंडम ही होना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं होता कि हमेशा रैंडम लोग आप ले सकें, क्योंकि कभी कभी लोग, फॉर एग्जांपल आप एक्सट्रीम केस में ना, ये पोलियो की एडमिनिस्ट्रेशन ज़रा सोचें, पोलियो के खतरों की ना, तो लोग नहीं, कभी विलिंग नहीं होते, कभी बच्चे अवेलेबल नहीं होते, कभी किसी सिक्योरिटी इंसिडेंट की वजह से आप नहीं जा सकते वगैरह वगैरह। तो आप रेंडमाइजेशन कर नहीं सकते हर दफ़ा। तो जब आप रेंडमाइजेशन नहीं कर सकते तो वहाँ पे फिर आपने इंश्योर करना होता है कि आप जिस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं कि दो चीज़ों को, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। ऊपर हमने कहा था कि अगर हम कंपैरिजन को यानी कंट्रोल ग्रुप को रिपीट कर लेंगे तो कंपेयर टू व्हाट बड़ा इजीली समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप रिपीट नहीं कर सकते तो फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। अगला है जी, प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन सिंगल एवेल्युएशन ऑफ सिमिलर, सॉरी, prediction based on single evaluation of similar policy। तो a policy similar to the one being analyzed may be available, यानी जैसे जो आप करना चाह रहे हैं हो सकता है वो पहले भी कहीं हुआ हो। तो वहाँ पे आपने देखना है कि फिर हाउ क्लोजली दे मैच, दोनों पॉलिसीज जो पहले हुई है और जो भी आप करना चाहते हैं ये कितने एक दूसरे से क्लोजली मैच करते हैं। और जो पहले वाली हुई हुई थी, हाउ वेल द एवेल्युएशन वाज एग्जीक्यूटेड, उसको कितनी अच्छी तरह जिसने भी किया था एवेल्युएट किया था। अब अब इनमें सिमिलैरिटीज हो सकता है कि अंडरलाइंग मॉडल सिमिलर हो। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों जगहों पे आप देखना चाह रहे हैं कि अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। एक दही आबादी है, मे बी ठट्ठा में है, मे बी सखर के अराउंड है। आप देखना चाहते हैं कि अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो इसका सेम अंडरलाइंग मॉडल तो हो गया कि अस्पताल बनना है। हमने देखना है कि आबादी में लोगों की विलिंगनेस टू पे कितनी है या एबिलिटी टू पे कितनी है, वहाँ पे डिजीज़ कौन सी होती हैं उसके हिसाब से स्पेशलाइजेशंस वगैरह। यानी अंडरलाइंग मॉडल वही है, बट डिफर इन द इंटेंसिटी एंड टाइप ऑफ इनपुट्स यूज्ड एंड द टारगेट पॉपुलेशंस। यानी अ, शक्कर की आबादी ज़्यादा है, ठट्ठा की कम है, तो इंटेंसिटी में फ़र्क होगा। टाइप ऑफ इनपुट्स यूज्ड, हो सकता है कि शक्कर के लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कंपेयर टू ठट्ठा के लोग। एंड टारगेट पॉपुलेशन, यानी इन दोनों में टारगेट पॉपुलेशन में भी बाय नेचर बड़ा फ़र्क है। तो अंडरलाइंग मॉडल हो सकता है आपका सेम हो, लेकिन और किसी एस्पेक्ट्स में
बहुत फ़र्क हो। इवन व्हेन इट्स एवोल्यूशन डिज़ाइन इज साउंड, यानी आपने जिस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, आपके आपके पास जो एक सिंगल एवोल्यूशन के लिए एक सिमिलर पॉलिसी मौजूद है, हो सकता है कि उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी एक स्टडी पे बेस करना सही नहीं होता। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, पहली लिखी हुई है, देयर इज द बायस ऑफ एकेडमिक जर्नल्स टू पब्लिश स्टडीज विद स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। इसके इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जर्नल्स वो चीज़ पब्लिश करना पसंद करते हैं जिसमें स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नज़र आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बीमारी की बात करें, तो जर्नल्स पसंद करते हैं कि ऐसी फाइंडिंग्स हों जो कहें कि हाँ जी, ये फलानी दवाई जो है ये इफेक्टिव है। अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके पेपर जमा कराएंगे जिसमें आपका रिजल्ट ये होगा, इफेक्टिव नहीं है, स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो जर्नल्स जनरली उसको पसंद नहीं करते। ये गलत बात है, होना ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। अगर जिन लोगों ने रिसर्च का कोर्स पढ़ा हुआ है, दे वुड अंडरस्टैंड द टर्म नल हाइपोथेसिस। तो इस चीज़ को अगर मैं उस टर्म्स में करूं, तो जर्नल्स प्रेफर करते हैं उन स्टडीज़ को जहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। हालांकि नल नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होना भी इज़ अ फाइंडिंग, लेकिन जर्नल्स अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं ऐसी स्टडीज़ को जहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, यानी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ जाएं तो वो उसको पब्लिश करना पसंद करते हैं। अब दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों है जी? इसलिए कि बहुत सारा नॉलेज फिर ज़ाया हो जाता है। जो चीज़ आपको बता रही होती है कि ये दवाई बेकार है, उसको लोग, वो आपकी नज़रों में ही नहीं आती। सिर्फ वो चीज़ आपकी नज़रों में आती है जिसमें वो बताते हैं कि ये दवाई अच्छी है। इस तरह की एक बड़ी मशहूर स्टडी हुई थी, एक बुक पे लिखी गई उस पे 60s में, जिसको 7 कंट्री स्टडी कहा जाता है, जिसकी बेसिस पे ये कहा गया था कि आप लोग फैट्स ना खाएं, आप लोग ऑयल्स खाएं, आप लोग मीट ना खाएं, आप लोग शुगर ज़्यादा, कार्ब ज़्यादा कंज्यूम करें एनर्जी के लिए। तो उसकी बेसिस पे फिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया के आज आप हालत देखें कि सब लोग मोटे हुए हैं और सब लोग हार्ट और वगैरह बहुत सारी बीमारियों में आ गए हैं। तो अब नई स्टडीज़ आके हमें बता रही हैं कि नहीं, आप फैट्स भी खाएं, आप गोश्त भी खाएं, आप अंडे भी खाएं। और जब आप उस 7 कंट्री स्टडी को अब रिविजिट किया, तो पता चला कि उनके जो ऑथर थे उन्होंने जानबूझ के कुछ मुल्कों का डेटा निकाल दिया, उसको कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि वो ऐसे रिजल्ट शो कर रहा था जो इनके इनकी हाइपोथेसिस के मुताबिक स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं थे। जैसे फ्रांस को निकाल दिया गया। हालांकि अगर आपने ये कहना है कि चीज़ ना खाएं, तो फ्रांस बहुत रेलिवेंट कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे लोग हर वक्त चीज़ खाते रहते हैं और वो फिर भी मोटे नहीं है, उनको फिर भी हार्ट की बीमारी नहीं है। इसी तरह इटली भी। लेकिन इन दोनों मुल्कों को निकाल दिया गया और अमेरिकन को कहा गया कि आप आप चीज़ ना खाएं, क्योंकि हमने 7 मुल्कों को स्टडी किया है, आपको किया है, इंग्लैंड को किया है, और 7 मुल्कों को, वहाँ पे जो लोग चीज़ खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं। हालांकि जो एक्चुअली जो ज़्यादा चीज़ खाने वाले मुल्क हैं, उनको उन्होंने निकाल दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए सिंगल स्टडीज़ पे हमेशा आप रिलाई नहीं कर सकते, आपको बहुत वैरायटी देखनी चाहिए। फिर लिखा, पीपल टेंड टू ब्रिंग कॉग्निटिव बाइसेस टू देयर एवेल्युएशंस। ये बात हमने पीछे भी कर ली एरर्स में। द आइडिया इज़ कि हर इंसान बाय नेचर मुख्तलिफ होता है और उसकी कुछ मुख्तलिफ कॉग्निटिव बाइसेस होती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कोई बहुत लीनियंट होता है, कोई बहुत हार्श होता है। इसी तरह लोगों की और भी बहुत सारी कॉग्निटिव बाइसेस होती हैं, तो वो उसी हिसाब से फिर रिपोर्टिंग भी करते हैं अपने रिजल्ट्स की। तो आपको ज़्यादा स्टडीज़ देखनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तो आपस में एवरेज आउट हो जाएं। तीसरा लिखा हुआ है, स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड may not be best predictor of what will happen, जो हमने पीछे बात की कि past is not a very good is not always a very good predictor of the future। और आखिरी चीज लिखी हुई है, analysts tend to assign zero value to statistically non-significant impacts। अब फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टडी करता हूँ कि अ, इंसानों की इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़े बड़े फैक्टर्स कौन से हैं। तो लेट्स से कि उसमें मेरे सामने बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं, उनकी एंडाउमेंट, यानी माँ बाप, दादा वगैरह से उनको कितने पैसे मिले, उनकी एजुकेशन, वो किस जगह पे रहते हैं, और उनकी
लेट्स से कि जेनेटिक डिस्पोजिशन के उनकी हेल्थ कितनी अच्छी है, जीन्स कितने अच्छे मिले हैं उनको। अब ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चीज़ें थी। अब लेट्स से कि कुछ चीज़ें स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट भी आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ के वो खुश कितने रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट थी लेकिन स्टेटिस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसी तरह इस तरह की चार चीज़ें और आ जाएंगी। अब स्टेटिस्टिकली अन इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि 5% से कम उनकी अल्फा वैल्यू आई। लेकिन हम क्या करते हैं, रिसर्चर्स क्या करते हैं, एनालिस्ट, कि हम जो स्टेटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं उनको डिलीट कर देते हैं, उनको जीरो वैल्यू दे देते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। और उनकी वैल्यू बेसिकली 5% से कम होती है। तो आप इमेजिन करें कि 5% से कम वाले पाँच छः चीज़ें आप अगर इग्नोर कर दें तो आप एक बड़ी आप इन केस रिग्रेशन की टर्म्स में बात करें तो आपका एरर फैक्टर बहुत बढ़ जाएगा। तो इस तरह ये दिस इज अनदर रीज़न कि आपको एक सिंगल स्टडी या एक सिंगल आपको एग्जांपल मिल गई है सिमिलर, तो उस पर कभी आपने रिलाई नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोटेंशियल एरर्स होते हैं। आप ज़्यादा स्टडीज़ देखें, उसमें एरर्स सब में होंगे, लेकिन वो एवरेज आउट हो जाएंगे और आप किसी एक से इन्फ्लुएंस नहीं होगी आपकी स्टडी। अगला है जी प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन मेटा एनालिसिस ऑफ सिमिलर पॉलिसीज। ये पिछले की एक्सटेंशन है। इसके लिए होता क्या है कि कुछ पॉलिसीज जो हैं वो बहुत सी जगहों पे रेप्लिकेट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने सरकारी कॉलोनियाँ बनाई, लाहौर में भी बनाई, पिंडी में भी बनाई, कराची में भी, पेशावर में भी, क्वेटा में भी, हर जगह बना दी। तो अब अगर अब कहीं पे एक्सपेरिमेंटल होगा, कहीं पे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल होगा डिज़ाइन। अब अगर आप इनमें से बहुत सारी आपको एवेल्यूएशन के लिए मिल जाएं तो अ, आप बहुत अच्छी असेसमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ को इसको हम मेटा एनालिसिस भी कहते हैं, यानी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं और आप उनका एक कंबाइंड एनालिसिस कर लें। अब ये क्या करता है, इट सीक्स टू यूज इंफॉर्मेशन इन द स्टडीज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इम्पैक्ट एज एंड द वेरियस ऑफ द इम्पैक्ट। यानी अ, ये एक दूसरे के एरर को भी एवरेज आउट करती हैं और ये आपको एक बड़ा डेटा भी दे देती हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी के कोर्स जिन्होंने पढ़ा होगा वो वहाँ उसके लिए हमने यहाँ पे इफेक्ट साइज का, यानी इम्पैक्ट को वहाँ पे हम इफेक्ट साइज कह रहे थे और एक स्टेटिस्टिक्स से मेजर करते थे जिसको हम कोहेंस डी कहते थे। अब मल्टीपल एवोल्यूशन से जब भी आप इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं तो अब आपको ये फिर इसका बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपकी जो ओवरऑल असेसमेंट है इट विल नॉट सफ़र फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ एनी वन ऑफ द एवेल्युएशंस। यानी पेशावर की कॉलोनी में आपको लगता है कि नहीं, वहाँ पे एक डिस्टॉर्शन थी। डिस्टॉर्शन ये थी कि वहाँ पे रिलेटिव टू कराची ज़मीन बहुत सस्ती है, तो वहाँ पे सस्ती ज़मीन मिली तो वो कंस्ट्रक्शन अच्छी कर सकते थे, उनके पास ज़्यादा पैसे आ गए। तो अब ये कराची से रेलेवेंट एक मार्केट डिस्टॉर्शन है। लेकिन जब आप उसको लाहौर से भी कंपेयर कर लेंगे, क्वेटा से भी, पिंडी से भी, तो वो डिस्टॉर्शन कम हो जाएगी। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मेटा एनालिसिस आप ही करें करें इन सारी चीज़ों का। मेटा एनालिसिस बहुत सारे पब्लिश हुए होते हैं, तो आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेटा एनालिसिस जिन लोगों ने रिसर्च का कोर्स पढ़ा है, हमने इस पर काफ़ी बात की हुई है। इट्स काइंड ऑफ अ गोल्ड माइन। आपको 15-20 साल पिछले का डेटा एक ही पेपर में मिल जाता है कि मैं वहाँ पे भी हुई थी, वहाँ पे भी हुई थी, वहाँ पे भी हुई थी, यहाँ पे भी हुई थी, और मैं इन सब का आपको एवरेज रिजल्ट बता रहा हूँ। तो ये वो फिर आपको बहुत सारे एरर्स जो आप पोटेंशियली आप कर सकते हैं, वो मेटा एनालिसिस अवेलेबल होने की वजह से वो फिर एरर्स आप नहीं करते हैं। और आखिरी प्रिडिक्शन का एक कह लें अप्रोच, वो है गेस्टिमेट्स, यानी गैस लगाना। समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड एनी एग्जिस्टिंग क्वांटिटेटिव एविडेंस टू प्रिडिक्ट एन इम्पैक्ट। कुछ भी नहीं मिल रहा। एज अ प्रिडिक्शन मस्ट बी मेड, प्रिडिक्शन तो आपने करनी ही है। तो अगर आप किसी के इम्पैक्ट को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जिसको आपने शामिल ही नहीं किया। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि इकोनॉमिक ग्रोथ के किसी इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर क्या हो सकते हैं। उसमें अगर आप एक चीज़ को छोड़ ही दें, यानी उसको माँ बाप से कितने पैसे मिले थे, आप उसको एवेल्युएट करें ही ना, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि माँ बाप के पैसे इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको इंक्लूड ही नहीं किया, उसका कोई इनपुट आएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिडिक्शंस आपको आपको ज़रूर करनी चाहिए।
और किसी चीज़ के लिए अगर डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई बेसिस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी यू कैन टर्न टू लॉजिक और थ्योरी। यानी आपको पिन पॉइंट नहीं मिल रहा कि इसका इम्पैक्ट कितना है, तो आप कोई रेंज बना सकते हैं। आप कोई रेंज बना सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विद वेरी वाइड रेंजेस। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक गरीब जो है वो साल के 10 लाख कमाता है फ़र्ज़ करें, अमीर साल के 10 करोड़ कमाता है। तो इस मेरी जो टारगेट पॉपुलेशन है, इसकी एंडाउमेंट यानी इसको पेरेंट्स से जो मिला वो 10 लाख और 10 करोड़ के दरमियान है। ये बहुत वाइड रेंज है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं से आपने स्टार्ट करना है, और फिर मुख्तलिफ उसमें यूरिस्टिक्स लगा के उसको इस जो आपकी रेंज है इसको कम करने की आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल ही निकाल देंगे तो फिर वो दैट विल बी इट विल बी tantamount टू assuming दैट इट्स इम्पैक्ट इज ज़ीरो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, इफ अ पॉलिसी विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ सम गुड, यानी आप एक चेंज लाना चाह रहे हैं जिससे किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप इजीली अज्यूम कर सकते हैं कि उसकी कंजम्पशन ऊपर नहीं जाएगी। कीमत जब भी बढ़ती है लोग कंजम्पशन कम करते हैं उस चीज़ की। तो ये अज्यूम कर सकते हैं आप, हालांकि आपको पता नहीं है, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं। यू मे बी एबल टू पुट एन अपर बाउंड ऑन रिडक्शन इन कंजम्पशन विद एन एस्टिमेट ऑफ द प्राइस। यानी आप कह सकते हैं कि जो ये तो मुझे पता चल गया कि कंजम्पशन कम होगी, मैं पेट्रोल की प्राइस 20 रुपए बढ़ाने लगा हूँ, इससे पेट्रोल अगले 15 दिन कम कंज्यूम होगा। अब आप उस पे अपर बाउंड लगा सकते हैं कि ये जो कमी है ये लेट्स से 20% से ज़्यादा नहीं होगी, with an estimate of price elasticity of demand of some other good that you can argue is likely to be more price elastic। मैं ये 20% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार गंदम की प्राइस इसी तरह बढ़ाई थी, तो उसकी कंजम्पशन जो है वो इतनी कम हुई थी। गंदम जो है चूंकि ज़्यादा प्राइस इलास्टिक है, ये कम प्राइस इलास्टिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 20% से ज़्यादा कम नहीं होगी। तो इस तरह आप गेस्टिमेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी अप्रोच आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो द लीस्ट यू कैन डू इज के यू कैन गेट एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, जो कि एक्सपर्ट का मतलब होता है कि जिसने ये वाला काम बहुत दफ़ा किया हो। फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा बंदा जो पेट्रोलियम का मिनिस्टर रहा हो 2-3 दफ़ा, कोई ऐसा बंदा हो जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम रहा हो, कोई ऐसा बंदा जो पेट्रोल के इंपोर्ट से डील करता रहा हो, तो कम से कम आपसे अच्छी, बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस आपको करके दे सकेगा।